गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं अवनीश सिंह तोमर और आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के ठोस अवस्था के इस तीसरे लेक्चर को। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं भाई, पिछले जो दो लेक्चर में हमने मुख्य रूप से थ्योरी कंप्लीट की थी उनसे रिलेटेड ही कुछ न्यूमेरिकल हैं। थर्ड लेक्चर और फोर्थ लेक्चर न्यूमेरिकल का ही होगा जो आपके फर्स्ट लेक्चर देखो यहाँ पर इस प्रकार से दिए हैं, आप अपनी किताब में देख सकते हैं एनसीईआरटी की कि 1.1, 1.2, 1.3 इसका मतलब है पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन, पहले चैप्टर का दूसरा। तो इस प्रकार से आपको डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। ये फर्स्ट, ये आपका लिखा हुआ होगा पाठ्यनिहित प्रश्न। तो इनको भी हम करते हुए चलेंगे भाई। पहले मैं आपको थ्योरी कराया करूंगा, फिर आपको न्यूमेरिकल की किस तरह से आपके न्यूमेरिकल या फिर ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपने पिछली दो क्लासें बहुत अच्छी तरह से पढ़ी हैं तो उन्हीं पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल हैं। और कुछ चीजें देखो इसमें मैंने आपको समझाई भी थी जो 9th से रिलेटेड थी, तो उससे भी एक दो बातें हमें इसमें पढ़नी है। तो देखो बहुत ध्यान से देखें भाई लास्ट तक वीडियो को, और इसमें सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो अगर लास्ट में आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जहां तक आप पहुंचा सकते हैं वीडियो को वहां तक जरूर पहुंचाएं। देखेंगे देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। हम चैप्टर ही भाई कौन सा पढ़ रहे हैं भाई, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। तो ये हमसे यही पूछ रहे हैं कि ठोस कठोर क्यों होते हैं, ठोस कठोर यानी कि हार्ड क्यों होते हैं। आपने देखा होगा भाई लोहा, लोहा एक ठोस है और ठोस लोहा आपने देखा होगा बहुत हार्ड होता है। क्या आसानी से मुड़ जाता है या पिचक जाता है? नहीं। आपने सोना देखा होगा, तांबा देखा होगा, लकड़ी देखी होगी, तो ये सारे सॉलिड या ठोस हैं भाई। क्लियर है? तो ये बहुत ही कठोर होते हैं, आसानी से ना तो इन्हें तोड़ सकते हैं ना मोड़ सकते हैं। तो उसी का कारण पूछा है। पहले आप समझें, फिर मैं इसका आंसर लिखाऊंगा, फिर आप लिखना भाई। देखो हमने ये पढ़ा था कि जो ठोस होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जो ठोस होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और ये जो ठोस कण, ठोस के छोटे छोटे कण होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? अवयवी कण। क्या कहते हैं भाई? अवयवी कण कहते हैं। और इन अवयवी कणों के मध्य एक आकर्षण बल लगा होता है। क्या होता है भाई? आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स लगा होता है। और इस आकर्षण बल को हमने क्या कहा था? अंतराण्विक बल। क्या कहा था भाई? अंतराण्विक बल। अगर आपने पिछली क्लासें पढ़ी हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। ये इन दो जो छोटे छोटे कणों से सॉलिड मिलकर बना होता है, ठोस बना होता है, उन कणों के मध्य मुख्य रूप से क्या लगे होते हैं भाई? आकर्षण बल। और इन्हें हम क्या कहते हैं भाई? अंतराण्विक बल। और इनके मध्य जो ये सूक्ष्म रिक्त स्थान आपको दिखाई दे रहा है, दो कणों के बीच में जो रिक्त स्थान आपको दिखाई दे रहा है, खाली स्थान, उसे हम कहते हैं अंतराण्विक रिक्त स्थान। क्या कहते हैं भाई? अंतराण्विक रिक्त स्थान के नाम से जानते हैं। तो देखेंगे, देखो हमने पढ़ा था भाई कि जो ठोस होते हैं उनमें अवयवी कणों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है वो सबसे अधिक होता है द्रव की अपेक्षा और गैसों की अपेक्षा। क्योंकि हमने पढ़ी थी द्रव्य की तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। उसमें से जो ठोस अवस्था होती है उसमें अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल, ये जो है जिसे अंतराण्विक बल कह रहे हैं, ये सबसे अधिक होता है। और इसी कारण इन कणों के मध्य ये जो रिक्त स्थान है, जिसे आप क्या कह रहे हैं? अंतराण्विक रिक्त स्थान, ये न्यूनतम होता है, कम से कम। और कण एक दूसरे के क्या होते हैं? अत्यधिक समीप होते हैं। और इसी कारण ये जो अवयवी कण हैं ठोस के, ये जो अवयवी कण हैं, अवयवी कण, ये बिल्कुल नियत होते हैं। नियत का मतलब एक जगह स्थिर, हिल नहीं सकते। जैसे जल के कण आप हाथ से हिला देते हैं भाई, अरे जल द्रव अवस्था में होता है, हाथ से हिला देते हैं। लेकिन इसके कणों को हाथ से आप क्या लोहे के कणों को हाथ से हिला सकते हैं? नहीं। तो आप याद रखेंगे इनके जो अवयवी कण होते हैं वो कैसे होते हैं? नियत। नियत का मतलब होता है स्थिर, जिन्हें आप नहीं हिला सकते। और ये जो कंपन करते हैं इनके बीच में ये थोड़ा सा रिक्त स्थान है, इसके मध्य चारों ओर कंपन करते हैं और कहीं ये कंपन नहीं करते हैं। और यही कारण है, और यही कारण है कि ठोस कैसे होते हैं? कठोर। क्योंकि इनके अवयवी कण कैसे होते हैं? नियत।
जो इधर उधर नहीं हिलाए जा सकते। तो आपको क्लियर हो गया भाई कि ठोस कठोर क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अवयवी कणों के मध्य लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, जिसके कारण इनके अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम होता है। और ये अवयवी कण कैसे होते हैं, नियत, और अपने रिक्त स्थान या फिर अपनी मध्य अवस्था के चारों ओर ही ये कंपन करते रहते हैं, जिस कारण ये कैसे होते हैं, कठोर। और देखो पहला और दूसरा दोनों के आंसर एक जैसे हैं भाई, सही है। तो जो पहले में आंसर हमें लिखना है वही दूसरे में, कुछ भी चेंज नहीं है। कठोर होने के कारण ही इनका आयतन कैसा होता है, सॉरी कठोर नहीं है, निश्चित होगा। कैसा होता है भाई, निश्चित। तो देखो आंसर लिखें, पहले वाले का मैं आंसर बता रहा हूं, तो उसी को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो वही दूसरे का आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। तो आप लिखेंगे, देखो ठोस, लिखो ठोस के अवयवी कणों के मध्य लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल अधिकतम होता है, और इसी कारण उनके अवयवी कणों के मध्य अंतराण्विक रिक्त स्थान न्यूनतम होता है, जिससे इसके कण नियत अवस्था में अवस्थित होते हैं या नियत रूप से स्थित होते हैं, और ये अपने मध्य स्थिति के चारों ओर कंपन करते हैं। अतः इसी कारण ठोस कठोर होते हैं। इतना लिख लिया। और इसके बाद यही आंसर नीचे लिखकर थोड़ा सा और बढ़ा देना इसे। अतः इसी कारण ठोस कठोर होते हैं, और इसी के आगे थोड़ा सा और बढ़ा देना, और उनका आयतन निश्चित होता है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका दूसरा वाला, सही है भाई। तो इतना सा आपको याद रखना है। इसके बाद देखो दूसरा हमें क्या देखना है, अब तीसरा प्रश्न देखते हैं भाई। दो तो हमारे हो गए, तो ध्यान से देखें, निम्नलिखित को क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में विभाजित करना है। किसमें विभाजित करना है भाई, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में। तो आपको अच्छी तरह से याद होगा, पिछले 2 लेक्चरों में हमने यही पढ़ा था कि ठोस किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। मैंने बताया 2 प्रकार के होते हैं भाई, एक तो क्रिस्टलीय और दूसरे अक्रिस्टलीय प्रकार के। तो उन्हीं का विभाजन पूछा है। देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें जो कण होते हैं, अवयवी कण, उनकी दीर्घ परास होती है, और दीर्घ परास होने के साथ साथ एक निश्चित क्रम में अवस्थित होते हैं अवयवी कण। उनके जो अवयवी कण होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, एक निश्चित क्रम में अवस्थित होते हैं, और इसी कारण इन्हें हम क्या कह रहे थे, क्रिस्टलीय ठोस। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, तो उन्हीं को हमें देखना है। देखो मैं आपको 2 पार्ट में करके लिख सकते हैं, एक तो क्रिस्टलीय ठोस, पहली लाइन लिखो आप क्रिस्टलीय ठोस। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, फिर समझा रहा हूं भाई। तो पहली लाइन लिखो, निम्नलिखित को क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। और पहला लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस। कौन से लिखेंगे भाई, क्रिस्टलीय ठोस। और क्रिस्टलीय ठोस में पहला ये आएगा नैप्थलीन। क्या आएगा भाई, नैप्थलीन। और दूसरा है आपका बेंजोइक अम्ल, और अगला है आपका पोटेशियम नाइट्रेट, और पोटेशियम नाइट्रेट के बाद है तांबा। अगला क्या है, तांबा। तो ये 4 पदार्थ आपके क्या हैं भाई, क्रिस्टलीय ठोस। बाकी के नीचे नई लाइन से लिख देना अक्रिस्टलीय ठोस में। क्योंकि देखो अगर आपने पिछली वीडियो पढ़ी है तो मैंने बताया था भाई, क्रिस्टलीय ठोस खुद कई प्रकार के होते हैं। जैसे जितनी भी धातुएं हैं उन्हें धात्विक ठोसों के अंतर्गत रखा गया था, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। तो तांबा एक धातु है भाई, तो इसे किसके अंतर्गत रखा गया होगा, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। इसी प्रकार से ये पोटेशियम नाइट्रेट देख रहे हैं, पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र होता है देखो KNO3, और ये एक आयनिक यौगिक है, ये एक आयनिक यौगिक है। तो आप नहीं कह सकते
कि आयनिक क्रिस्टलीय ठोस होगा ये, क्लियर है। इसके बाद देखो नैप्थलीन और बेंजोइक अम्ल, ये दोनों अणु होते हैं, तो इनके बारे में आप थोड़ा सा याद रख लें। नैप्थलीन एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? आपको देखो 9th या 10th में आपने 11th में पढ़ा होगा भाई, ऊर्ध्वपातित पदार्थ जैसे नौसादर होती है, उसे गर्म करने पर वो द्रव में नहीं बदलती, सीधे किस में बदल जाती है? गैस में। तो नैप्थलीन बिल्कुल ऐसी प्रकार का पदार्थ है, वो द्रव में नहीं बदलता है, सीधे किस में बदलता है? गैस में। और बेंजोइक अम्ल भी एक क्रिस्टलीय ठोस ही होता है, और इसका सूत्र होता है, देखो आप लिखना चाहें तो C6H5COOH, ये बेंजोइक अम्ल का सूत्र होता है। और जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब उसमें इन्हें पढ़ेंगे भाई, अभी नहीं देख रहे डिटेल से, तो इतना क्लियर है भाई। बाकी की टेफ्लॉन एक प्लास्टिक होती है। टेफ्लॉन आपने देखा होगा घर में जो बर्तन यूज होते हैं भाई, उन पर ब्लैक लेयर जो चढ़ी होती है वो टेफ्लॉन ही होता है। जैसे पॉलीवाइनिल क्लोराइड, इसे पीवीसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीवीसी। आपने देखा होगा जो बिजली के वायर होते हैं उन पर जो रबड़ चढ़ी होती है वो पॉलीवाइनिल क्लोराइड पीवीसी ही होती है। और रेशा कांच, कांच तो हमने पहले भी पढ़ा था भाई कि अक्रिस्टलीय ठोसों में रखा जाता है, तो याद रखना इन चारों को छोड़कर बाकी के सारे क्या हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो देखो मैं इन्हें रफ कर देता हूं भाई, और फिर अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखें जरा ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना गया है? कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना गया है? तो देखो एक बात ध्यान रखें, ये जो कांच होता है एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। कैसा होता है भाई? अक्रिस्टलीय ठोस। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। कांच कैसा ठोस होता है? अक्रिस्टलीय ठोस होता है। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें जो अवयवी कण होते हैं, उनमें जो अवयवी कण होते हैं वो एक निश्चित क्रम में अवस्थित नहीं होते हैं। वो एक निश्चित क्रम में अवस्थित नहीं होते हैं, और उनकी जो परास होती है, मतलब जो अवयवी कण होते हैं वो दीर्घ परास में भी नहीं होते, दीर्घ परास में भी नहीं होते हैं। इसलिए जैसे द्रव में प्रवाह का गुण पाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा भाई, पानी को अगर हम गिराएं तो पानी का प्रवाह होने लगता है, नीचे की ओर बहने लगता है या नहीं? तो उसी प्रकार से अक्रिस्टलीय ठोसों में भी अति अल्प मात्रा में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन उसमें प्रवाह हो रहा होता है। जैसे कभी इस बात को नोटिस करके देखना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में या पुरानी बिल्डिंगों में जो कांच लगे होते हैं विंडो के बहुत बड़े बड़े, वो जड़ में से थोड़े से मोटे हो जाते हैं। जैसे ये कांच लगा हुआ है तो ये जड़ में से निचली साइड से थोड़ा सा मोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि कांच ऊपर से बह के नीचे की ओर आ जाता है, ऊपर से बहकर नीचे की ओर आ जाता है, और नीचे वाली साइड मोटी हो जाती है और ऊपर वाली साइड पतली। तो आप याद रखेंगे कि जितने भी ठोस होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उनमें एक प्रकार से प्रवाह का गुण पाया जाता है, जैसे द्रवों के अंदर पाया जाता है। इसीलिए इन्हें आभासी ठोस या फिर अतिशीतित द्रव के नाम से जाना जाता है। अब तो क्लियर हो गया भाई कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, और जिस प्रकार से द्रवों में प्रवाह यानी कि बहने का गुण होता है, उसी प्रकार से अक्रिस्टलीय ठोसों में भी एक अति अल्प मात्रा में प्रवाहित या प्रवाह का गुण होता है, और इसी कारण इन्हें या तो आभासी ठोस या फिर अतिशीतित द्रव के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो देखो आंसर लिखे, मैं बोल रहा हूं, लिखेंगे। देखो कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, एक अक्रिस्टलीय ठोस है जिसमें उसके अवयवी कण ना तो निश्चित क्रम में अवस्थित होते हैं और ना ही दीर्घ परास में, ना तो निश्चित क्रम में अवस्थित होते हैं
और ना ही दीर्घपरास में, और इनमें द्रवों के समान, अति अल्प मात्रा में प्रवाह का गुण उपस्थित होता है। इसी कारण इन्हें आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव कहते हैं। इसीलिए इन्हें आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव कहते हैं। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठोस मतलब एक ठोस है आपके पास और उसका अपवर्तनांक सभी दिशाओं में उसका मान कैसा है? प्रेक्षित होता है। तो पहले तो आप समझे भाई कि आपके पास कोई ठोस दिया है और आपसे पूछा है कि उसका जो अपवर्तनांक होता है वो सभी दिशाओं में उसका मान समान प्रेक्षित होता है। तो 10th क्लास में आपने लाइट वाला चैप्टर पढ़ा होगा भाई, और उसमें आपको सिखाया गया होगा कि अपवर्तनांक क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि सूर्य की वायु में चाल, सूर्य की निर्वात में चाल, सूर्य के प्रकाश की निर्वात में चाल अपॉन माध्यम में निर्वात की चाल। तो इस प्रकार से इन दोनों का रेशो ही क्या कहलाता है? अपवर्तनांक। देखो मैं आपको बता देता हूं, ये अपवर्तनांक को म्यू से प्रदर्शित करते हैं और निर्वात में प्रकाश की चाल और इसके अतिरिक्त माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही उसका अपवर्तनांक कहते हैं। लेकिन यहां पर अपवर्तनांक की डेफिनेशन हमसे नहीं पूछी है भाई, तो ये आप 10th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं, आप वहां से पढ़ लें भाई। तो अपवर्तनांक क्या होता है? अगर निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल ले और जिस माध्यम से होकर वो गुजर रहा है प्रकाश, पानी से होकर गुजर रहा है तो पानी में प्रकाश की चाल, अगर कांच से होकर गुजर रहा है तो कांच में प्रकाश की चाल, और इन दोनों के अनुपात को ही क्या कहते हैं? हम अपवर्तनांक कहते हैं भाई। तो देखो ये जो अपवर्तनांक है या फिर अपवर्तनांक हुआ या फिर विद्युत चालकता हुई, विद्युत चालकता किसी भी ठोस के भौतिक गुण होते हैं। कैसे गुण होते हैं भाई? भौतिक गुण। क्लियर है? किसी भी ठोस के भौतिक गुण होते हैं। अगर वो ठोस क्रिस्टलीय है, आगे इनकी प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है, अगर वो ठोस क्रिस्टलीय है तो उसके मान सभी दिशाओं में प्रेक्षित समान नहीं होंगे। अगर वो ठोस अक्रिस्टलीय है, ये प्रॉपर्टी होती है भाई, अगर वो ठोस कैसा है? अक्रिस्टलीय है तो उसके सभी दिशाओं में मान कैसे होते हैं? समान। तो अगर सभी दिशाओं में मान समान हैं तो आप ये नहीं कह सकते भाई कि वो ठोस कैसा होगा? अक्रिस्टलीय होगा। कैसा होगा भाई? अक्रिस्टलीय। तो आप याद रखेंगे जितने भी अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके प्रेक्षित मान सभी दिशाओं में कैसे होते हैं? समान, और वो समदेशिक होते हैं। कैसे होते हैं भाई? समदेशिक, यानी कि सभी दिशाओं में बिल्कुल एक समान होते हैं। तो ये जो गुण हैं कि अपवर्तनांक, देखो हो सकता है अगले क्वेश्चन में आपको अपवर्तनांक के स्थान पर विद्युत चालकता दे दे, दोनों के दोनों ही भौतिक गुण होते हैं। तो आप याद रखेंगे कि अगर किसी ठोस का अपवर्तनांक सभी दिशाओं में समान है तो उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि वो ठोस कैसा है? अक्रिस्टलीय। क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोसों में ही प्रेक्षित मान सभी दिशाओं में कैसे होते हैं? समान। क्यों? क्योंकि ये इनके जो कण हैं एक निश्चित अवस्था में नहीं होते हैं या नियमित क्रम में नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें नियमित किया जा सकता है। जैसे लोहे को क्या दबाकर इकसार कर सकते हो आप? नहीं। लेकिन बॉल जो है, रबड़ की बॉल को दबाकर इकसार कर सकते हैं भाई? तो ये बिल्कुल वही वाली बात है। तो इसी ठोस की प्रकृति पर आपको टिप्पणी लिखनी थी, यही बात हम लिखने वाले हैं। और विदलन गुण क्या होता है? देखो, तो जितने भी अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका जो विदलन गुण होता है उनमें होता है, तो आप हां लिख सकते हैं। विदलन गुण क्या होता है? अगर किसी भी अक्रिस्टलीय पदार्थ को आप धारदार औजार से बीच में से काट दें तो दो असमान परत वाले पदार्थ प्राप्त होते हैं। असमान
परत वाले पदार्थ प्राप्त होते हैं और यही गुण होता है विदलन का गुण। मतलब आपने इसे काटा और काटने पर दो असमान परत आपको प्राप्त होंगी, तो इसी गुण को क्या कहेंगे? विदलन गुण। तो ये एक दो बातें आपको समझनी थी बस। तो आप लिख सकते हैं, देखो आंसर में लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे इसके, लिखेंगे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किसी भी ठोस का, अपवर्तनांक किसी भी ठोस का एक भौतिक गुण होता है, एक भौतिक गुण होता है। और अक्रिस्टलीय ठोसों में, और अक्रिस्टलीय ठोसों में कण दीर्घ परासी नहीं होते हैं, दीर्घ परासी नहीं होते हैं, दीर्घ परासी नहीं होते हैं, और ना ही निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, और ना ही निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। परंतु परंतु ये समदेशिक होते हैं, परंतु ये समदेशिक होते हैं, और इनके सभी दिशाओं में, इनके सभी दिशाओं में मान समान होते हैं, इनके सभी दिशाओं में मान समान होते हैं। अतः दिया गया ठोस, अतः दिया गया ठोस, अतः दिया गया ठोस अक्रिस्टलीय ठोस होगा, अक्रिस्टलीय ठोस होगा, क्योंकि इसका अपवर्तनांक सभी दिशाओं में समान होगा, क्योंकि इसका अपवर्तनांक सभी दिशाओं में समान होगा। नए पैराग्राफ से लिखेंगे, देखो नए पैराग्राफ से लिखेंगे, उपरोक्त ठोस में, उपरोक्त ठोस में विदलन का गुण उपस्थित होगा, विदलन का गुण उपस्थित होगा। इसे धारदार, इसे धारदार किसी औजार से काटने पर, किसी औजार से काटने पर यह दो असमान परत वाले पदार्थ में विभाजित हो जाता है, दो असमान परत वाले पदार्थ में विभाजित हो जाता है। तो देखो बस इतना ही लिखना है, यही हमारा आंसर होगा। तो ये सारे क्वेश्चन हमने पढ़े। अगर आपको ये पसंद आया हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, नहीं तो आप वीडियो में सुझाव लिखकर भेजें कि क्या करेक्शन किया जा सकता है, आपको क्या चीज समझ में नहीं आ रही। भाई मैं बहुत स्लो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहला चैप्टर थोड़ा सा टफ है भाई, बिल्कुल अजीब सा चैप्टर है ये। अगले चैप्टर से सॉल्यूशन से बहुत इजी है सारी चीजें, कोई समस्या नहीं होने वाली। तो इसके अगले वीडियो में भी हम इसी प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, फिर टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।